तो बच्चों अब स्टार्ट होता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्वांटम संख्याएं। तो बच्चों क्वांटम संख्याएं जो हमारा चैप्टर सेकंड है, परमाणु की संरचना में सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्वांटम संख्याएं। तो इसको अच्छे से समझना है और पूरा वीडियो को आपने देखना है अच्छे से, ठीक, क्योंकि इस पे आपके छोटे छोटे जो न्यूमेरिकल है, छोटे छोटे क्वेश्चन वो बहुत आते हैं बच्चों। तो देखिए क्वांटम संख्याएं, सबसे पहले क्वांटम संख्याएं क्या होती है ना। तो जो क्वांटम संख्याएं हैं ये क्या होती हैं, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमें 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, ठीक, जिन्हें हम क्या करते हैं क्वांटम संख्याएं। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि कभी किसी का परिचय पूरा लेते हैं, आप कहाँ के हैं क्या है। जैसे कोई कहता है कि हम इंडिया में हैं, इंडिया में कौन सी सिटी के हैं, आपने कहा हल्द्वानी, हल्द्वानी में किस मोहल्ले में है, मोहल्ले में किस गली में है। तो यानी इसमें सबका इसमें क्या आ रहा है, एक एड्रेस आ रहा है। वैसे ही जो क्वांटम संख्याएं हैं इसको शो करने के लिए 4 प्रकार की क्या है, 4 हमारे क्वांटम संख्याएं हैं, ठीक। जैसे कि हमने कह दिया पहले सेल, सेल के अंदर सब सेल, ठीक, फिर ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में हमारे इलेक्ट्रॉन, जैसे कि कोश हो गया, कोश में क्या होते हैं, उपकोश होता है, उपकोश में कक्षक होते हैं, कक्षक में हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो हमारे 4 क्वांटम संख्याएं हैं वो इसी पे बेस है, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, ठीक। यानी कि ये जो चीजें हैं पूरे इलेक्ट्रॉन की क्या बता रही हैं, पूरा एड्रेस बता रही है कि इलेक्ट्रॉन कौन से कोश में है, इस कोश में है तो कौन से उपकोश में है, कौन से उपकोश में है तो कौन से उपकोश के कौन से कक्षक में है, और कक्षक में है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति। तो सब हमारे क्वांटम संख्याओं के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्वांटम संख्याएं क्या है, क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति बताता है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बताता है कि इलेक्ट्रॉन हमारी हायर एनर्जी का है या लोअर एनर्जी का है, इलेक्ट्रॉन की प्रकृति बताता है, ठीक। तो इन क्वांटम संख्या ज्ञात करने के लिए जो संख्याएं होती है उनको हम क्या कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कहते हैं। तो क्वांटम संख्याएं हमारे 4 प्रकार की होती है बच्चों। एक तो होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, दूसरी होती है द्विगुणित क्वांटम संख्या, तीसरी होती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, और चौथी होती है हमारी चक्रण क्वांटम संख्या। नहीं, तो पहले हम पढ़ते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। जो मुख्य क्वांटम संख्या है इसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, n से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमारे कोश को बताती है, कक्षा को बताती है और ऊर्जा को बताती है मुख्य क्वांटम संख्या। जैसे मैंने आपको बताया था, आपको पता है कि ये मध्य में नाभिक और इसके चारों ओर ये क्या है, हमारे कोश है, जिसको हम ये नाम दिया था ना बच्चों, हमने 1 2 3 4 कहते थे। ये 1 है तो 1 = 1, n = 1, n = 2, इसके लिए n = 3, इसके लिए n = 4। तो हम क्या कहते थे, 1 के लिए k कहते थे, 2 के लिए l, 3 के लिए m और 4 के लिए n कहते थे। ये क्या है, हमारे मुख्य क्वांटम संख्याएं बताती है। यानी कि n = 1 है तो कौन से कोश में जा रहा है, k में, n = 2 है तो वो l में, n = 3 है तो वो m में, n = 4 है तो वो n कोश में जा रहा है, ठीक। तो बच्चों देखिए, जैसे कि मुख्य क्वांटम संख्या जो कि हमारे उसमें क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन के कोश को बताता है, कक्षा को बताता है और उसकी ऊर्जा को बताता है, ठीक। तो हमने कहा n = 1, n = 1 तो वो कौन से कोश में जाएगा, हमारे k कोश में जाएगा। अगर हमने कहा n = 2 तो कौन से कोश में जा रहा है, l में जाएगा। n = 3 तो उसका कोश m, n = 4 तो n। यानी कि जैसे जैसे हमारे मुख्य क्वांटम संख्या n का मान बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, हमारी कक्षाओं का जो साइज हो रहा है वो भी बढ़ रहा है ना। यहाँ देखिए, जैसे जैसे हमारा n = 1 है तो ये क्लास सबसे छोटी, यानी कि जो नाभिक के निकट है। फिर जो n = 2 है तो ये नाभिक से थोड़ा दूर, n = 3 है तो ये नाभिक से और दूर, n = 4 है तो ये नाभिक से और दूर। यानी कि जैसे जैसे इन जो कोश की नाभिक से दूरी बढ़ती जा रही है, इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे नाभिक से दूर होते जा रही है तो इनका साइज भी क्या हो रहा है, इन कोशों का साइज भी बढ़ रहा है। n = 1 तो k कोश में, n = 2 तो l कोश के लिए, n = 3 तो m, n = 4 तो n, ठीक। जैसे n = 1 कोश का ये साइज,
n इक्वल टू 4 का ये, यानी कि n की अपेक्षा n इक्वल टू 4 का साइज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी इसके कंपेरिजन क्या है, n इक्वल टू 4 की ज्यादा एनर्जी है। जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी क्या हो रही, ऊर्जा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि सबसे कम उससे ज्यादा किसकी होगी, L की होगी, फिर उससे ज्यादा किसकी होगी, M की होगी, फिर उससे ज्यादा हमारे N की होगी। ठीक है, तो नाभिक से दूरी बढ़ती है तो ऊर्जा का मान भी बढ़ता है। तो बच्चों ये क्लियर हुआ आपका पॉइंट। तो देखिए अब आता है हमारा दूसरा द्विगुणसी क्वांटम संख्या। द्विगुणसी क्वांटम संख्या जिसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, किससे करते हैं, L से हम शो करते, प्रदर्शित करते हैं। अब ये क्या बताता है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन के उपकोष को बताता है, उप कक्षा को बताता है, उप ऊर्जा को। जैसे हमने ऊपर कहा था कोष कहा था तो हमने नीचे कह दिया उपकोष, कक्षा कहा था तो कह दिया उप कक्षा, ऊर्जा कहा था तो कह दिया उप ऊर्जा। ठीक, तो वही चीज है। ठीक, यानी कि द्विगुणसी क्वांटम संख्या को L से प्रदर्शित करते हैं, ये उपकोष को, उप कक्षा और उप ऊर्जा को बताता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर L का मान जो होता है 0, 1, 2, 3 हो सकता है। ठीक, तो इसमें अगर n का मान 1 है तो L का मान कितना होगा, 0 होता है। n इक्वल टू 1 के लिए 0, L इक्वल टू 0 होगा। ठीक, n इक्वल टू 2 होगा तो L का मान 1 होगा, n इक्वल टू 3 होगा तो L का मान 3 होता है, 2 होगा। n इक्वल टू 4 है तो इसका मान क्या होगा, हमारा 3 होगा। अगर L इक्वल टू 0 है तो इसका उपकोष क्या होगा, S होगा। अगर L इक्वल टू 1 में आ रहा है तो ये P उपकोष में जाएगा। अगर L इक्वल टू 3 में आ रहा है तो ये D उपकोष में। अगर L इक्वल टू 3 में आ रहा है तो ये F कोष में। ठीक है, यानी कि n इक्वल टू 1 तो L का मान 0 होगा, n के लिए L का मान 0, n इक्वल टू 2 के लिए L का मान 1, n इक्वल टू 3 के लिए L का मान 2, n इक्वल टू 4 के लिए L का मान 3, यानी कि जो L का मान होता है n के मान से 1 कम होता है, ये देखिए। ठीक, और O के लिए जो उपकोष आता है वो S आता है, और L1 के लिए P उपकोष आता है, 2 के लिए D उपकोष आता है, और 3 के लिए हमारा F उपकोष आता है। यानी कि जो L है हमारे क्या बता रहे हैं, S, P, D, F उपकोष बता रहे हैं। ठीक, तो देखिए अगर अब यहाँ पे N, L और उपकोष में बता रहे हैं कैसे, तो N इक्वल टू 1 है तो 1 के लिए L का मान बताया था हमने, 1 होगा। ठीक, तो इसमें कौन सा आएगा आपका, S में जाएगा, S उपकोष में जाएगा। यानी कि अगर L इक्वल टू 1 है तो 1S, यानी कि 1S उपकोष में जाएगा। ठीक, अगर हमारा N इक्वल टू 2 है तो L का मान होगा 0, 1, 0, 1, तो ये किस उपकोष में जाएगा, आपके 2 वाले में, यानी कि 2S, 2P। देखिए इसके लिए S, ठीक, इसके लिए SP, क्योंकि यहाँ पे N इक्वल टू 2 है तो हमने क्या कह दिया, 2S, 2P कह दिया, है ना। अब देखिए 3 है तो L का मान क्या होगा, 0, 1, 2, इसका हमेशा L का मान एक कम होता है। ठीक, अब इसके लिए SPD। ठीक, तो N इक्वल टू 3 है तो क्या हो जाएगा, 3S, 3P, 3D उपकोष हो जाएंगे इसके लिए। N इक्वल टू 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, SPDF ये उपकोष। तो देखिए इसको 4 है n का मान तो हमने कह दिया इसको 4S, 4P, 4D, 4F। ठीक बच्चों, इतना समझ में आया। तो बच्चों देखिए एक चीज इसमें देखिए, ये जो फॉर्मूला है आपका, ये जो है फॉर्मूला हमारा, जो n का मान होता है बच्चों मिनिमम 1, यानी कि n के लिए जो संख्या है 1 और 1 से अनंत के बीच कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। ठीक है, इसका मान 1 तथा अनंत के मध्य कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। यानी कि जो n का मान है वो 0 नहीं हो सकता, n का मान क्या होगा, 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ है n इक्वल टू 1 के लिए बात हुई, n इक्वल टू 0 के लिए नहीं होगा। ठीक, इस फॉर्मूले के हिसाब से बच्चों। ठीक है, अब देखिए वैसे हमारा द्विगुणसी क्वांटम संख्या जो है, इसके लिए जो हमारा L है, L का मान n पर निर्भर करता है। जो द्विगुणसी क्वांटम संख्या है वो हमारी मुख्य क्वांटम संख्या पे डिपेंड करती है। जितना हमारा मुख्य क्वांटम संख्या होगा उसके हिसाब से हमारी द्विगुणसी क्वांटम संख्या निकलती है। यानी कि L का मान n के लिए क्या हो सकता है, 0,
से लेकर एक कम होगा। -1 है ना बच्चों, तो यानी कि एल का मान हमेशा एन के मान से एक कम होगा और इसकी जो मिनिमम जो वैल्यू होगी एल का मान क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक, जैसे कि ना बच्चों हमने यहाँ पे दिखाया था आपको एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3 है ना, तो इसका आपका -1 यानी कि एक कम इसका एल का मान होता है। जैसे कि हमने कहा था एल इक्वल टू 1 कहा था, तो हमने कहा था कि एल का मान इसका क्या होगा, तो एल का मान 1 के लिए बच्चों क्या होगा, हमेशा एक कम होगा। अगर एन इक्वल टू 1 है तो एल का मान इससे क्या होगा, एक कम होगा। ठीक, इस फॉर्मूले के हिसाब से जो बताया था, तो यानी कि एल इक्वल टू 1 है तो एल हमारा क्या है, 0 होगा, एक कम हुआ है ना। एन इक्वल टू 2 है तो इसका मान एक इससे कम होगा यानी कि 1 होगा। तो बच्चों देखिए ना, जैसे एन इक्वल टू 1 तो एल का मान कैसे निकालेंगे, देखो एल का मान हमारा जो है ना n-1 है, तो n कितना है हमारा, यहाँ पे n इक्वल टू 1 है तो इस फॉर्मूले में हमने रखा 1 -1 ये, तो कितना आ गया 0, यानी कि n इक्वल टू 1 के लिए हमारा l की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक, n इक्वल टू 2 है तो इसमें हमने रखा n हमारा कितना है 2, हमने रख दिया -1 ये हो गया, तो 1 यानी कि l की वैल्यू n2 के लिए कितनी होगी, 1 हो गई। ठीक, इसी प्रकार हमारे 3 के लिए n इक्वल टू 3 है तो 3 -1 इस फॉर्मूले के हिसाब से तो कितना गया 2, यानी कि l की जो वैल्यू है n इक्वल टू 3 के लिए हमारी 2 होगी और n इक्वल टू 4 के लिए 4 -1 3, यानी कि l की वैल्यू n इक्वल टू 4 के लिए हमारी कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, अगर हमारा जो l है हमारा द्विगुणित क्वांटम संख्या है वो हमारे मुख्य क्वांटम संख्या पे ही डिपेंड करेगा। ठीक है, और दूसरा अगर हमारा ये l इक्वल टू 0 है तो वो कौन से कोष में गया, हमारे s उपकोष में जाएगा। अगर l इक्वल टू 1 है तो हमारे p उपकोष में जाएगा। अगर l इक्वल टू 2 आता है तो वो हमारे d उपकोष में, अगर l इक्वल टू 3 है तो वो हमारे f उपकोष में जाता है। ठीक, तो देखो बच्चों इसको ऐसे भी लिखा जाता है l की वैल्यू n के लिए n इक्वल टू 1, अगर n इक्वल टू 1 है यानी कि n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। ठीक, अगर n इक्वल टू 1 है तो हमारा क्या होगा, n इक्वल टू 1 है तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों 0, अभी ऊपर निकालना सिखाया था ना। ठीक, 0 तो ये किस उपकोष में गया, s उपकोष में, चूंकि 1 के लिए बात हो रही है तो हमारा 1s लिख दिया बच्चों उपकोष में, यानी कि 1s में जाएगा। ठीक, n इक्वल टू 2 है तो बच्चों l की वैल्यू इसके लिए ऐसे लिखा जाता है 0 1, n इक्वल टू 2 है तो इसकी l की वैल्यू कैसे लिखा जाएगा, 0 1। ठीक, तो देख लिए इसके लिए उपकोष s p, ये किस में गया, एक s में गया एक p में गया, और यहाँ किस में जाता है, ये s में जा रहा था, हमने बताया था ना ऊपर। तो देखिए, तो चूंकि n इक्वल टू 2 है तो हमने कह दिया 2s 2p। ठीक, n इक्वल टू 3 तो l की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 0 1 2, एक वैल्यू एक क्या होता है, हमेशा मान इसका कम होता है l का, तो ये s p d उपकोष में, चूंकि n इक्वल टू 3 है तो इसके आगे 3s 3p 3t उपकोष। n इक्वल टू 4 तो l की वैल्यू हमेशा कैसे लिखेंगे, इस n के लिए 0 1 2 3, यानी कि s p d f। n इक्वल टू 4 है तो इनके आगे क्या हो जाएगा 4, 4s 4p 4d 4f। ठीक, तो हमारी अब जो है थर्ड, हमारी जो चुंबकीय थर्ड है वो कौन सी है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों, m से, और ये क्या बताता है, परमाणु के कक्षक के बारे में जानकारी देता है। किसके बारे में, कक्षक यानी कि ऑर्बिटल के बारे में जानकारी देता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, है ना। तो जैसे हमने कहा m का जो मान होता है बच्चों किस पे, l पे डिपेंड करता है। जैसे हम n का मान l किस पे डिपेंड था, हमारा n पे, n किस पे डिपेंड होगा, हमारा l के मान पे डिपेंड होगा। ठीक है, तो m का मान क्या हो सकता है, इक्वल टू -l 0 से लेकर +l तक होता है। ठीक, जैसे कि यहाँ देखो यदि l इक्वल टू 1 है, l इक्वल टू 1 है तो इसके लिए m का मान कितना होगा, m का मान इसके लिए होगा -1 0 +1। ठीक, देखो माइनस यानी कि l जितना l है 1 0 +1 ये होगा। ठीक, अगर l इक्वल टू 2 है तो इसका मान m का मान इस पे डिपेंड होगा, -2 -1 0
इसी को ही +1 +2 लेंगे। ठीक हो गया। अगर l इक्वल टू 3 होता है, अगर l इक्वल टू 3 होता है तो m का मान क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगा। अगर l इक्वल टू 4 होता है तो m का मान क्या हो जाएगा? -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 होता है। यानी कि m का मान l पे हमारा डिपेंड होता है। ठीक हो गया। तो अब हमने कहा m क्या बताता है? कक्षक बताता है। कक्षक के बारे में जानकारी देता है चुंबकीय क्वांटम संख्या, जैसे हम किससे डिपेंड करते हैं? m से करते हैं। ठीक, तो अब देखिए s उपकोष में a कक्षक हमने बताया था ना, ये हमारा जो है उसमें बात हो गई थी। l इक्वल टू अगर 0 है तो l इक्वल टू 1 है तो p, l इक्वल टू 2 है तो d, l इक्वल टू 3 है तो f में जाता है। तो s उपकोष में अब करा s उपकोष में एक कक्षक, यानी कि जो s उपकोष होता है उसमें कितना होता है? कक्षक एक कक्षक होता है। ये कितना होता है? एक कक्षक होता है। ठीक, p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। 1 2 3। p उपकोष में पूरा क्या है? हमारा p है। और इसमें कितने होते हैं? एक px py pz, 3 हमारे कक्षक होते हैं। डी उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं बच्चों ये। ठीक, 1 2 3 4 5 होते हैं। ठीक, एफ के लिए 7 कक्षक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, जो हम क्या कौन बताता है? ये एम बताता है इनके कक्षक के बारे में। ठीक, अब देखिए जैसे देखो बच्चों आप कैसे होते हैं, क्यों होते हैं मैं बताती हूँ। जैसे एल है एम, ठीक, एल मैंने कहा 0, एल का मान 1, इसका 2, इसका 3। तो इसके लिए हमारे उपकोष क्या होंगे? एल, इसके लिए एस होगा, इसके लिए पी होगा, इसके लिए डी होगा और इसके लिए एफ होगा। अब एम की वैल्यू निकालेंगे हम। इसके लिए क्या होगा? 0 के लिए एम की वैल्यू 0 होगा। इसके लिए कितना होगा? -1 0 +1 होगा। ठीक, अब l इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -2 -1 0 +1 +2 होगी। ठीक, और l इक्वल टू 3 के लिए m की वैल्यू क्या होगी? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 होगी। ठीक, अब देखिए इसमें कक्षक देखिए, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन पे डिपेंड करता है। यानी कि हमारे इसमें केवल s ब्लॉक में हमारा केवल एक, ये देखो बता रहा है ना, यानी कि s उपकोष में केवल एक कक्षक है। ये इसकी जानकारी दे रहा है। l इक्वल टू 0, m का मान भी 0, यानी कि s में है, यानी कि s में हमारा केवल एक कक्षक। ठीक, तो m इसका मान, l का मान अगर 1 है तो m का मान हमारा -1 0 +1 है। तो इसमें देखिए 1 2 3, यानी कि इसमें हमारे कितने हैं? p में हमारे 3 कक्षक होते हैं। ठीक है, ये इसके लिए, ये इसके लिए। l इक्वल टू 3 तो m का मान हमारा क्या हो रहा है? इसके लिए 2 के लिए -2 -1 0 +1 +2 हो रहा है। 1 2 3 4 5, यानी कि d के लिए कितने कक्षक होंगे? 5 होंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि d के लिए कितने कक्षक होंगे? हमारे 5 होंगे। ठीक, तो l इक्वल टू 3 के लिए m का मान क्या था? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। तो इसमें कितने कक्षक आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसी के नीचे बना देते हैं हम। ये देखो एक कक्षक इसके लिए, एक 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 इसके लिए। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका। ठीक, तो m हमें क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन के कक्षकों की जानकारी देता है। ठीक, अभी और देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों देखो एक देखिए क्वेश्चन देखते हैं। n इक्वल टू 4, क्या n इक्वल टू 4, यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या n इक्वल टू 4 के लिए द्विगुणित क्वांटम संख्या l व m के मान ज्ञात करिए। तो हमको n इक्वल टू कितना दिया है? 4। तो इसके लिए हम कैसे निकालेंगे? देखो n इक्वल टू 4 ऐसे हम लिख लेते हैं, सुविधा हो जाएगी ना बच्चों। तो देखिए इसके लिए मान क्या होगा? l के मान 0 1 2 3, एक कम होगा। ठीक, आप इसको ऐसे लिखें
ये आप इसको ऐसे लिखें, ये है तो इसका मान इस पे कैसे होगा 0 1 2 3 ये होगा ना। हमने इसको ऐसे कर लिया सुविधा के लिए निकालने के लिए। ठीक, और m का मान क्या होगा इसके लिए, m का मान किस पे डिपेंड करता है, f पे डिपेंड करता है। तो 0 के लिए m का मान 0, इसके लिए m का मान क्या होगा -1 0 1 यानी कि +1 है ना। इसके लिए -2 -1 0 1 2। ठीक, इसके लिए 3 के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक हो गया। अब इसमें देखिए मान बताने हैं इसके, तो इसमें देखिए n = 4 है, तो इसमें कक्षक देखिए कौन सा होगा 4s का होगा। क्यों होगा, क्योंकि n = 4 है। ठीक, यानी कि 4s, इसमें हमारा 4s कक्षक होगा 0 के लिए, और इसके लिए हमारा 3 होगा 1 2 3 1 2 3, यानी कि इसमें क्या होगा ये 4p का होगा। ठीक है ना, आपको पता है ये s p ये d और ये f। तो देखो अब इसके लिए क्या होगा 5 होंगे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये किसके लिए होगा 4d के लिए होगा। ठीक, अब इसके लिए कितने कक्षक होंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। ठीक, तो ये क्या होगा 4f होगा। कितना होगा 4f होगा। ठीक हो गया। तो बच्चों देखो एक और क्वेश्चन देखिए, n = 3, n = 3 के लिए उपकोष यानी कि l व कक्षक यानी कि m का मान हमने ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि l और कक्षक m का मान ज्ञात करना है, यानी कि n = 3। ठीक, इसका देखिए अगर सरलता से ऐसे आपको 1 2 इसका मान ये होगा। ठीक, देखिए अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। n = 3 सुविधा के लिए लिख लेते हैं। ये क्या है आपका उपकोष है, ये है ना, ये क्या है आपका कक्षक है। ठीक, तो n = ये है तो l का मान क्या होगा 0 1 2 होगा। आपको पता अगर 0 है तो s में, अगर ये 1 है तो p में, अगर 2 है तो d में, है ना। अब m का मान देखिए 0 के लिए इसका क्या होगा 0, 1 के लिए -1 0 +1, आप यहाँ प्लस लगाएं या ना लगाएं बात एक ही है बच्चों। ठीक, इसके लिए -2 -1 0 +1 +2 हो गया। अब देखिए, और ये देखिए इसमें क्या होगा हमारा एक ऑर्बिटल होगा, इसमें क्या होगा हमारा 1 2 3, इसके लिए 3 होगा, और इसके लिए हमारा कितना होगा 1 2 3 4 5 होगा। 1 2 3 4 और 1 5, 1 2 3 4 5। अब हमने क्या निकालनी है n = 3 के लिए उपकक्ष व कक्ष का मान बताना है कितने। ठीक, तो देखिए अब कितना आया, कक्ष की टोटल संख्या कितनी आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9। ठीक, एक तो ऐसे निकलता है बच्चों, दूसरा एक फॉर्मूले से निकलता है, यानी कि वो फॉर्मूला है कक्ष में अभिविन्यासों की कुल संख्या =n²। अभिविन्यासों यानी कि ऑर्बिटलों की कुल संख्या। ठीक, अब देखिए n हमारे यहाँ पे कितना दिया है 3 दिया है, n = 3, तो हम सीधे इसमें रख सकते हैं फॉर्मूले में 3², तो क्या हो जाएगा 9। एक तो ऐसे निकल सकता है, ये देखो ये हमने पूरा ये सॉल्व करा तो हमारे यहाँ 9 निकला ऑर्बिटल्स की संख्या, और यहाँ पे देखो हमने ऐसे करा तो हमारे सीधे इससे भी निकल सकता है। ठीक, ऐसे ऐसे दोनों उससे निकल सकता है बच्चों। ठीक है, तो बच्चों तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। n = 2 के लिए, n = 2 के लिए कक्षकों की संख्या ज्ञात करनी है बच्चों। देखिए ये भी हमारे दो मेथड जो n = 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 0 1 2। ठीक, ऐसे भी सुविधा के लिए निकालने में बच्चों ऐसी सुविधा होगी, जैसे 2 है तो l का मान इसमें क्या होगा 0 1 बस, है ना। m का मान इस पर डिपेंड करता है 0 -1 0 +1। ठीक, अब इसमें देखिए ये 1 होगा और इसमें कितने होंगे हमारे ऑर्बिटल 3 होंगे। ठीक, तो n = 2 है तो ये 2s
और ये 2p। अब देखो इसमें ऑर्बिटल की संख्या देखो 1 2 3 4 कह रहा है n = 2 के लिए कक्षा की संख्या निकालनी है। कक्षा की संख्या यानी कि इनकी संख्या बतानी है टोटल। तो n = 2 के लिए, तो n = 2 के लिए हमारे कक्षों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 कक्षों की संख्या आई। ठीक, या तो आप ऐसे निकालिए या आप जो मैंने फॉर्मूला बनाया था n = 2 बताया था, क्या था फॉर्मूला? कक्ष में ऑर्बिटलों की कुल संख्या = n²। ठीक, तो n कितना है हमारा? 2 है, 2² तो कितना हो गया? 4। ऐसे निकल जाएगी, देखो ये सेम आ रही है। ठीक, ऐसे और ऐसे ऐसे निकला जाता है बच्चों इसका। ठीक, तो बच्चों देखिए एक ये फॉर्मूला है, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधिकतम कोष कौन से हमारे? K L M N, है ना, ये कोष थे। तो कहता है कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला है, हम इस फॉर्मूले से निकालते 2n²। जैसे बच्चों देखो K कोष के लिए आ गया। ठीक, K के लिए हमको पता है n = 1 होता है। ठीक, अब इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, आपको पता है 2, n की वैल्यू कितनी है? 1, तो 1 ये क्या है? स्क्वायर, यानी कि 2 × 1 = 2, यानी कि हमारे K में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? अधिकतम 2 रह सकते हैं। ठीक, अब L के लिए हमें पता है, L के लिए क्या था हमारे लिए? 2 था। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये देखो 2 हमारा ये हो गया, n का मान हमारा 2 था, ये 2², तो ये क्या हो जाएगा आपका? 2 × 4 कितने हो गए? 8, यानी कि K में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। ठीक, तो L में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रखते हैं? 8 रह सकते हैं। ठीक, उसी प्रकार M का देखिए, M का क्या होता है? n = 3 होता है। तो देखिए ये हमने फॉर्मूले में रख दिया 2n² में। ठीक, n हमारा कितना है? 3 है, तो ये रख दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 9, तो कितना हो जाएगा? 18, यानी कि हमारा M में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 18 अधिकतम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, फिर हमारा n के लिए देखो, n का मान कितना होता है? 4, तो 2, अब n का मान 4 है तो 2n² में क्या हो जाएगा? ये फॉर्मूला हमने रख दिया 4, n की वैल्यू ये है, तो देखो ये हो गया हमारा 2 × 16 = 32, यानी कि n में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 32 आ गई बच्चों। ठीक, ये क्या है? हमारे कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जब आएगा तो आप ये फॉर्मूले से निकालेंगे 2n² से। K में के लिए n = 1 होता है, तो 2 ये है, n का मान हमारा 1, यानी कहां से आया? क्योंकि n = 1 था तो 1 रख दिया, 2 हो गया। कैलकुलेट करा 2, यानी कि K में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। ये होता है ना K L M, ये हमारा n, यानी K में हमारा अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन। फिर L के लिए बात हुई, L के लिए n = 2, तो 2 हमने इसी फॉर्मूले से रखा। ये 2 कहां से आया? क्योंकि n = हमारा 2 था, 2 रखा, ये रखा, कैलकुलेट करा 18, यानी कि हमारे L में कितने आएंगे? कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, वैसे M के लिए n = 3, तो इस फॉर्मूले में रख दिया 2, n = 3, 3 रख दिया, ये हो गया, तो हमारा 18, यानी कि हमारे M में हमारे 18 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक, n = 4, तो फॉर्मूले में रख दिया 2n² में, तो हमारे कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 32 इलेक्ट्रॉन, यानी कि हमारे n में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो ये हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए इस फॉर्मूले से निकाला जाएगा। ठीक, तो देखो बच्चों अभी हमारे जो इससे पहले पढ़ा था, हमने कोष में पढ़ा था, है ना, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या के लिए फॉर्मूला था 2n²। अब हम बात कर रहे हैं उपकोष में, यानी कि L में ना, उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। ठीक, तो देख लेते हैं कैसे निकालते हैं। जैसे मुख्य कक्षा हमारी मुख्य क्वांटम संख्या n है। ठीक, n ये हो गया। ठीक, अगर मैं कहती हूँ n = 1 तो इसका क्या होगा? 0, तो ये कौन सा कोष में आएगा? S में आएगा। ठीक, n = 2 तो L = क्या होगा? 0 1 आएगा, है ना, तो ये किस में जाएगा? हमारा P में, यानी कि ये S है फिर P है, ये P में आ गया। n = 3 तो हमने कह दिया L = 0 1 2, यानी कि ये किस में जाएगा? ये वाला D में जाएगा। ठीक, n = 4 तो L का मान क्या होगा? 0 1 2 3। इसको देख रहे हैं हम लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को ना बच्चों, आपको पता है ये S, ये P, ये S P D S P D F। ठीक, ये इसके लिए F हो गया।
ठीक, अब इसमें देखिए ये क्या है, आपके उपकक्ष है, उपकोष कह सकते है ना। तो देखो आप, अब हम इसको निकाल लेते हैं, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या की एस में कितने जाते हैं। तो हमारा एस में हमारा फॉर्मूला क्या है बच्चों, 2l+1, ये है ना फॉर्मूला। अब इसमें रखेंगे हम, देखिए तो 2 इंटू एल, एल का मान कितना है 0, तो हमने रख दिया 0 +1 तो कितना आ गया 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। एस में केवल कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक, अब पी के लिए देखिए 2 इंटू एल का मान कितना है 1 है। ठीक, तो 1 +1 इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 3 इक्वल टू 6, यानी कि पी उपकोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 6 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 रह सकते हैं। ठीक, अब डी के लिए देखिए 2 इंटू, अब एल का मान इसमें कितना है 2 है, 2 +1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इक्वल टू 10, यानी कि डी उपकोष में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 1 2 3 4 5 होता है ना इसका ऑर्बिटल, तो इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे हमारे 10 रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी प्रकार इसका देख लेते हैं n = 4 के लिए 2 इंटू 3 +1 इक्वल टू 2 इंटू 7 इक्वल टू 14, यानी कि एफ में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं, कितने ऑर्बिटल है इसमें 7 ना, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7, और कितने इलेक्ट्रॉन है 14, तो भर दे, देखिए 14 आएंगे, 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, यानी कि उपकोष में अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले से, कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है तो इस फॉर्मूले से बच्चों। ठीक है, ये आपके छोटे छोटे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। n = 1 कहेंगे, n = 1 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, या l = 0 में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहेंगे, तो आप कोष में पूछा जाएगा तो ये उपकोष में पूछा जाएगा तो 2 वाला फॉर्मूला लगाया जाएगा बच्चों। ठीक, तो बच्चों देखो उपकोष जो हमारे एस पी डी और एफ जो होते हैं, इनका जो शेप होता है एस का, इसका कैसा होता है शेप, इसका होता है गोलाकार। ठीक, जो हमारा पी होता है इसका होता है डंबल आकृति का होता है बच्चों, डंबल आकृति। ठीक है, और जो हमारा डी होता है इसका ड्यू डंबल होता है, ड्यू डंबल आकृति होती है। जो एफ होता है इसका बच्चों इसका होता है जटिल आकृति होती है इसकी काफी। ठीक है, तो बच्चों देखो अब नेक्स्ट आता हमारा n+l नियम। ठीक, n+l नियम देखिए, जब इसमें हमारा किसी उपकक्षा के लिए n+l का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी क्या होती है, कम होती है, यानी कि l = 0 1 2 3 s p d f। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको कैसे लागू किया जाता है ये पूछा जाता है, शॉर्ट नोट में भी आता है आपका। n+l नियम से आप क्या समझते हो, तो इसमें ये क्या किसके लिए होता है, जब सेम ऊर्जा वाले दो हमको कक्ष मिलते हैं तो उसको कैसा भरा जाता है, तो देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 5s। ठीक, अब इसको देखो बच्चों कैसे n+l नियम इसमें लागू होता है। ये देखो, ठीक, n+l नियम। तो देखो बच्चों n+l नियम हमको पता है, जो 1s है, ठीक, ये किसका क्या बताता है, हमारा n की संख्या बताता है,
और जो एल है और जो एस है ये क्या बता रहा है हमारा एस की संख्या, यानी कि एल इसके लिए कितना है 0 है ना, यानी कि ये एन है और ये एल है, यानी कि एन इसमें 1 है और एल कितना है, एल की वैल्यू इसमें 0 है। तो इसके लिए देखिए एन प्लस एल यानी कि एन 1 और ये हमारा 0, ये तो था हमारा देखो 0 1 2 3, इसके लिए एस था, इसके लिए पी था, इसके लिए डी था और इसके लिए एफ था ना। और जो ये है ये हमारी एन की संख्या बता रहा है, तो एन इक्वल टू इसमें कितना 1, तो 1 रख दिया। और एस क्या था, एल की वैल्यू एस के लिए 0 थी, ये थी, तो कितना आ गया इसमें 1 आ गया। अब इसके लिए ऐसे देखो इसमें एल कितना है 2 है, इसके लिए एल कितना है 0 है, तो 1 प्लस 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, क्योंकि 2 है यहाँ पे एन। अब यहाँ पे देखिए वैसे इसमें भी हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है 1 क्यों, एल की वैल्यू पी के लिए कितनी है 1 है, तो 1 इक्वल टू 3। इसके लिए देखिए 3s के लिए 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, इसके लिए देखिए 3 प्लस 1 इक्वल टू 4, इसके लिए देखिए 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, ठीक। अब इसके लिए देखिए 4 प्लस 0 इक्वल टू 4, इसके लिए 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, ठीक। अब हमारा डी के लिए 4 प्लस डी के लिए कितना एल 2 होगा, तो हमारा 6 होगा, ठीक। इसके लिए 5 प्लस 0 इक्वल टू 5, ठीक। अब देखिए ये कैसे ऊर्जा क्रम में भरे जाते हैं, किसकी मिनिमम ऊर्जा है किसी की ज्यादा है, अगर सेम है तो पहले किसको उसमें ऊर्जा क्रम में इसको स्थान दिया जाता है। देखिए तो देखिए पहला हमारा सबसे कम ऊर्जा स्तर वाला 1s, क्योंकि इसका कितना नंबर 1 आया n+1 के रूप से, यानी कि मिनिमम ऊर्जा स्तर हमारा ये है, ठीक। उसके बाद 2 यानी कि हमारा फिर 2 आया, उसके बाद 3 यानी कि 3 देखिए अब ये है और ये है, दोनों हमारे क्या है सेम ऊर्जा स्तर। तो n प्लस एल नियम यही बताता है जब हमारा ऊर्जा स्तर सेम है तो पहले किसको लिखा जाए, पहला कौन सा स्तर आएगा, ठीक। तो इसमें देखिए जिसमें हमारी n की वैल्यू ज्यादा आएगी उसको बाद में, और जिसमें कम आएगी उसको पहले भरा जाएगा, यानी कि अब यहाँ पे पहले किसको भरा जाएगा 2p को भरा जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमारा 3s को भरा जाएगा, ठीक। 3s को भरने के बाद अब हमारा देखिए 4 वैल्यू एक इसकी भी आई है 3p की भी और एक इसकी भी आई है। अब इसमें भी वही बात आ गई कि जिसमें हमारी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में, और जिसमें n की वैल्यू कम होगी उसको पहले, यानी कि 3p आएगा, फिर आएगा हमारा 4s आएगा, ठीक। अब देखिए अब 5 किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू भी है इसकी वैल्यू भी, अब कौन सा भरा जाएगा बच्चों बताइए। तो इसमें पहले किसका भरा जाएगा, इसको भरा जाएगा, क्योंकि हमारे n की वैल्यू ये क्या है कम है और इसकी ज्यादा चीज कम होगी, सेम ऊर्जा स्तर वाले में जिसकी कम होगी n की वैल्यू उसको पहले भरा जाता है, ठीक है, यानी कि 3d आएगा 3d, ठीक। उसके बाद हमारा आएगा 4p लिखा जाएगा। अब देखिए उसके बाद हमारा, अब देखिए अब ये भी है हमारा 5s, ठीक। अब यहाँ पे हमारा 3 थे, एक ये था एक ये है और एक ये है। अब इसमें तो n की वैल्यू 5 है, ये तो लास्ट में ही आएगा इन तीनों को, तो यानी कि अब क्या आएगा 5s आएगा। उसके बाद हमारा 6 वाला 4, इस हिसाब से हमारा ऊर्जा क्रम भरा जाता है बच्चों, ठीक। तो n प्लस एल जो नियम है वो सेम ऊर्जा स्तर में, यानी कि पहले अगर सेम ऊर्जा स्तर किसी का है जैसे इसका था और इसका था तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, ठीक। अभी आओ भाव का नियम पढ़ेंगे उसमें आपका क्लियर होंगे पॉइंट। और तो देखिए तो जिसमें हमारे n की वैल्यू कम होगी उसको पहले ऊर्जा क्रम में पहला लिखा जाएगा, जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसको बाद में लिखा जाएगा, ठीक। ये था हमारा n प्लस एल रूल। तो बच्चों अभी तक हमने 3 क्वांटम संख्या पढ़ ली। अब आता हमारा चक्रण क्वांटम संख्या यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, ठीक। जो हमारी चक्रण क्वांटम संख्या है ये हमारे इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है। किसको बताता है, चक्रण को, कि इलेक्ट्रॉन हमारा दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक। यानी कि चक्रण क्वांटम संख्या ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है और ये इलेक्ट्रॉनों के चक्रण को बताता है। अगर चक्रण दक्षिणावर्त है यानी क्लॉकवाइज है तो s की वैल्यू +½ होती है। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का चक्रण जो है वामावर्त यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, उल्टा है, तो उसमें s की वैल्यू -½ होती है,
ठीक, चक्रण क्वांटम संख्या में जो एस की वैल्यू एक प्लस और माइनस हाफ, दो हाफ होती है। प्लस दक्षिणावर्त के लिए जो चक्रण कैसा कर रहा है, क्लॉकवाइज कर रहा है, और जो एंटी क्लॉकवाइज यानी कि वामावर्त कर रहा है उसके लिए माइनस हाफ होती है। ठीक, तो देखिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे n=1 के लिए L, M व S का मान। ठीक, तो देखिए n=L, L, M, S, N, L, M, S। अब इनका सबका मान बताना है, तो हमें n=1 के लिए तो L का कितना होगा 0। ठीक, M का इसके लिए कितना होगा 0। ठीक, अब देखिए हमको पता था कि S में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बच्चों। ये क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके लिए क्या वैल्यू होगी, एक के लिए प्लस हाफ और एक के लिए माइनस हाफ। ये किसकी वैल्यू है, हमारे चक्रण क्वांटम संख्या की वैल्यू है। यानी कि हमारी क्वांटम संख्या, स्प्रिंग क्वांटम संख्या के लिए इसके लिए वैल्यू क्या होगी, प्लस हाफ और माइनस हाफ होगी। ये इसके लिए और ये इसके लिए होगी। ठीक, देखिए एक और देख लीजिए। जैसे कि n=2 के लिए M, L व S का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो n= कितना है 2, तो इसके लिए देखिए M, S। तो अब L की वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए 0, 1 होगी। इसके लिए ये 0 होगा और इसके लिए -1, 0, +1 होगी। ठीक, तो अब इसके लिए देखिए, आपको पता है इसमें एक ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं अधिकतम। ठीक, तो देखिए जो क्लॉकवाइज है उसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, प्लस, और जो एंटी क्लॉकवाइज है उसके लिए माइनस होगी। ठीक, अब इसके लिए देखिए इसमें कितने हैं, हमारे 3 कक्षक हैं। ये प्रत्येक कक्षक में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं मिनिमम। ठीक, ये किसमें P में जा रहा है, ये S में जा रहा है। P में हमारे कितने होते हैं, ऑर्बिटल 3 होते हैं, और प्रत्येक कक्षक में हमारे 2-2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए इसके लिए जो S की होगी प्लस हाफ और इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए माइनस हाफ, ये होगी। यानी कि इसकी कितनी होगी, 1, 2, 3। यानी कि ये प्लस माइनस हाफ भी लिख सकते हो बच्चों, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। यानी कि कितनी संख्या होगी इसकी, 6, ये होगी। ठीक, अब ऐसे आप देखिए n=3 के लिए भी कर सकते हैं। 3 के लिए निकालेंगे L, M व S की संख्या ज्ञात करनी है आपने। ठीक बच्चों, तो देखिए N का 3, L, M, S। तो इसके लिए 0, 1, 2, इसके लिए 0, -1, 0, +1, प्लस लिखना लिखिए, नहीं तो 1 लिखिए बच्चों। -2, -1, 0, 1, 2। ठीक, अब S की वैल्यू देखो, इसके लिए कितनी होगी, 2 होगी, प्लस हाफ, माइनस हाफ। अब इसके लिए देखो प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ। ये इसके लिए हो गई, ये इसके लिए, ये इसके लिए। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए देखिए पहले प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, माइनस हाफ। अब इसके लिए देखिए प्लस हाफ, माइनस हाफ। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 है, तो यानी कि ये संख्या कितनी होंगी, 10 होंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या होंगी। ऐसे निकलेगा बच्चों आपका स्पिन क्वांटम संख्या। ठीक है, तो देखिए, और तो बच्चों देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम। n=2 में n=2 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो इसके मैंने आपको 2 मेथड पहले, यानी मेथड से हम कर लेते हैं विस्तार पूर्वक। तो n= हमें 2 दिया है, L, M और S। ठीक, तो इसका मान हमको पता है 1, ये होगा इसके लिए 1, -1, 0 और
प्लस आपको लगाना ठीक, नहीं तो 1 लिखिए बच्चों। ठीक है, अब इसके लिए हमको पता है, इसके लिए एक क्या होगा, हाफ और माइनस हाफ होगा। इसके लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ माइनस हाफ, प्लस हाफ और माइनस हाफ। बच्चों इतना तो समझ में आ गया ना आपको। देखिए इसके लिए हमारे क्या होते हैं, इसमें हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, तो एक के लिए माइनस हाफ, एक के लिए, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, ये लिख दिया। अब इसमें देखो 3 होते हैं ये ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। अब ये नियम आएगा तो उसके हिसाब से बताएंगे ये इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखिए इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, और इसके लिए माइनस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ। 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू है इसकी। 1 2 3 4 5 6। ठीक, ये हो गई हमारी। अब देखिए इसमें हमने क्या निकालनी है, n=2 कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, तो काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इसमें हमारे n=2 कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी है, 8 इलेक्ट्रॉन की तो संख्या है। ऐसे निकाल सकते हैं, या आप दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं बच्चों, आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको फॉर्मूला। कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इसको तो मैंने क्या बताया था आपको, 2n² बताया था। तो देखिए 2n² कितना था आपका, 2 है ना, तो ये स्क्वायर, तो ये कितना आ गया, 8 इलेक्ट्रॉन आ गया। ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो ऐसे भी अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकलती है इस फॉर्मूले से, और ऐसे भी विस्तारपूर्वक निकलती है बच्चों। ये देखिए ये सेम आ गई ना, ऐसे भी और ऐसे भी। ठीक, ऐसे करिए आप, ये ज्यादा अच्छा है। ठीक, तो बच्चों एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं इसके। n=2, m=0 और s=+½ में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी है। मतलब n=2 और m=0 में हमें, और जिसमें हमारा s=+1/2 में हमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है ऐसे। ठीक, देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो n2 l का मान क्या हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा। ठीक, ये s हो गया, ये इसके लिए p हो गया, ये इसका मान होगा 0 -1 0 और ये +1 लगाना, ठीक, नहीं लगाना है आपकी मर्जी, प्लस ही होता है। तो देखिए अब s का वैल्यू इसके लिए कैसा होगा बच्चों, बताया था हमने। ये देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। इसके लिए वैल्यू इसकी हाफ, और इसके लिए वैल्यू -½ ठीक हो गया। इसके लिए देखो ये, इसके लिए s की वैल्यू, इसके लिए l इलेक्ट्रॉन के लिए +½ इसके लिए -½ इसके लिए +½ इसके लिए -½ इसके लिए +½ इसके लिए -½ ठीक है। अब ये क्या कहता है, n=2 और m=0 और s=+½ में इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। यानी कि m= जिसमें 0 हो, इसके लिए और इसके लिए। ठीक, और जिसमें हमारा s क्या हो, +1/2 हो। तो देखो यानी कि ये क्या था, s के लिए था, तो इसमें हमारे s में हमारे +½ वाला 1 इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक, और इसमें ये तो -½ के लिए था, ये 0 के लिए था, ये प्लस के लिए था। तो इसमें इस वाले ऑर्बिट, इसको देखेंगे ऑर्बिटल के लिए, और इसमें भी +½ वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा था, ये है। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, +½ वाले +½ वाले, और जिसमें m=0 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। n=3, ठीक, n=3 और s=−½ में इलेक्ट्रॉन की हमें संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो बच्चों कर लेते हैं। s=3, l का क्या होगा 0 1 2, ठीक है। m का क्या होगा 0, इसके लिए -1 0 +1, प्लस लगाना ठीक, नहीं लगाना आपकी मर्जी। ये है, इसका 1 इसका 2 हो गया। अब देखिए s की वैल्यू देख लेते हैं। इसमें हमारा ये है, ठीक, इसके लिए देख लेते हैं यहाँ पे
पहले इसके लिए देख लेते हैं बच्चों, फिर आपका बहुत ज्यादा हॉट पॉट हो जाएगा ना। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हमारे कितने इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए +½ है और ये हमारा -½ है, पता ही है। अब इसके लिए देख लेते हैं, इसके लिए इसमें कितने हैं हमारे, ठीक। अब इसमें देखिए, ये इसके लिए +½ इसके लिए -½ इस इलेक्ट्रॉन के लिए +½ इसके लिए -½ इसके लिए +½ और इसके लिए -½ ठीक। अब इसके लिए वाले के लिए देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 1 5। तो इसके लिए हमको पता है +½ इसके लिए -½ इसके लिए 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 +½ और इसके लिए -½ अब ये कह रहा है s = -½ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, n = 3। अब हमें -½ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो कितनी है देखिए, एक ये है हाफ, एक ये है, एक ये है, ये हाफ है, ये। अब काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इसमें -½ इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9 इलेक्ट्रॉन की संख्या है। ठीक। एक मेथड तो ये हो गया, और एक आपका दूसरा मेथड देख लीजिए। पहले बताया था मैंने आपको, आप ऐसे निकाल सकते हैं, कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या = 2n² से, है ना। तो देखिए हमारा 2 है, n कितने हमारे 3 है, = 3, ये हो गया। तो ये कितना हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब हमें पता है प्रत्येक कोष में हमारे 2 होते हैं। प्रत्येक कोष में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक प्लस का होता है और एक माइनस का। ठीक। तो अगर 18 है तो अब जाहिर सी बात है, हमारे जो +½ वाले वो कितने होंगे, 9 इलेक्ट्रॉन होंगे, और जो -½ वाले हैं वो हमारे 9 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यानी कि जो 9 इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या होंगे, -½ के, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है। तो बच्चों, अब हम क्वांटम संख्या को नोट से देख लेते हैं। तो क्वांटम संख्याएं किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा एवं इलेक्ट्रॉन की प्रकृति ज्ञात करने के लिए 4 क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें क्वांटम संख्या कहते हैं। पहले भी बताया था, क्वांटम संख्या क्या करती है, किसी में सेल के बाद हमारा क्या आता है, सब सेल आता है ना। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन की पूरी स्थिति बता रही, कौन सा कोष, फिर कोष में कौन सा उपकोष, उपकोष में कौन सा कक्षक, कक्षक में इलेक्ट्रॉन। ठीक। वही हमारा क्वांटम संख्या बताता है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की स्थिति, उसकी ऊर्जा, उसकी प्रकृति, ठीक, को ज्ञात करने के लिए हमें 4 संख्याओं की आवश्यकता होती है, जिसे क्या कहते हैं, क्वांटम संख्या कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, ये 4 क्वांटम संख्या कौन सी है हमारी, मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगुणित क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक। मुख्य क्वांटम संख्या पहले आती है हमारी, मुख्य क्वांटम संख्या आती है। तो मुख्य क्वांटम संख्या देखिए, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। यह कोष, यानी कि यह कोष, कक्षा व ऊर्जा के बारे में बताता है। किसके बारे में, कोष, कक्षा व ऊर्जा के बारे में बताता है। n का मान क्या होगा, 1 और अनंत के मध्य कोई भी पूर्णांक होता है बच्चों। इसका n का मान जो है 0 नहीं हो सकता, मैंने ये चीज आपको पहले भी बता दिया है। ठीक। तो n = 1, n का मान 1 2 3 4 अनंत, इनके मध्य कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो n = 1, n = 2, n = 3, n = 4 और n = अनंत। जैसे जैसे नीचे जा रहा है इसका क्या होगा, साइज बढ़ रहा है। ये देखिए, ये जैसे जैसे n = 1 2 3 4 5 हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का, ये कक्षकों का साइज बढ़ रहा है ना। तो देखिए, n = 1 है तो कोष उसमें क्या है, k, n = 2 के लिए l, n = 3 के लिए m, n = 4 के लिए n।
ठीक। साइज ऑफ ऑर्बिटल मतलब ये जो हमारा मुख्य क्वांटम संख्या है ये हमारे ऑर्बिटल का क्या कर रहा है, साइज भी बता रहा है, यानी कि सबसे छोटा साइज इसका है, फिर ये बड़ा है, इससे फिर ये और बड़ा है, फिर ये और बड़ा। ठीक, तो ये क्या है हमारी मुख्य क्वांटम संख्या। इसके बारे में बच्चों डिटेल मैंने अभी आपको बता दिया है। ठीक, अब देखिए ये मैंने बताया था न्यूमेरिकल के लिए कि अगर कोषों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए आती है तो फॉर्मूला क्या है हमारा 2n²। इससे निकालेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम निकालने के लिए। जैसे k के लिए n=1 है तो ये हमने फॉर्मूला रखा तो ये हमारा 2 आ गया। l के लिए हमने क्या होता है n=2 होता है, ये फॉर्मूला रखा हमारा 8 आ गया। m के लिए n=3 है, ये फॉर्मूला इसमें रखा तो हमारा 18 आ गया। n के लिए n=4 है, इस फॉर्मूले पे हमने ये रखा तो हमारा 32। यानी कि k में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2, l में 8, m में 18 और n में 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, जैसे जैसे नाभिक से दूरी बढ़ती है ऊर्जा का मान भी बढ़ता है, यानी कि k का सबसे कम, l का उससे ज्यादा, m का उससे ज्यादा और n का उससे ज्यादा। जैसे क्या है k सबसे अधिक नजदीक है नाभिक के, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, फिर उससे दूर, उससे दूर। जैसे जैसे नाभिक से दूर होते जा रहे हैं ऊर्जा का क्रम क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक, तो दूसरी हमारी क्वांटम संख्या आती है द्विगुणित क्वांटम संख्या। ठीक, द्विगुणित क्वांटम संख्या इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। ठीक, ये क्या करती है, यह क्वांटम संख्या परमाणु में उपकोष, जैसे बच्चों कोष कहा था उसका उपकोष है ना, कक्षा कहा था उपकक्षा, ऊर्जा कहा था उप ऊर्जा। ठीक, यानी कि ये क्वांटम संख्या है द्विगुणित क्वांटम संख्या उपकोष, उपकक्षा, उप ऊर्जा के बारे में दर्शाती है। जो एल का मान है बच्चों वो 0 से लेकर n से 1 मान कम होता है। ठीक, इस फॉर्मूले से इसका मान निकाला जाता है, इस फॉर्मूले से। ठीक है, तो देखिए L=0, 1, 2, 3, n-1 ये मान हो सकते हैं L के। तो देखिए n=1 के लिए L=0 है। ठीक, n=2 के लिए L का मान 1 होता है, n=3 के लिए L का मान 2 होता है, n=4 के लिए L का मान 3 होता है। तो ये जो है बच्चों ये कैसे निकाले, ये हमने इस फॉर्मूले से निकाले हैं जो मैंने आपको आगे बता दिया था बच्चों, है ना। तो आपको पता है 0 के लिए हमारे जो उपकोष होता है S, 1 के लिए P, 2 के लिए D और 3 के लिए F होता है। ठीक, अब देखिए पहले मैंने बताया था कि कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे आता है कि अगर उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर जो पूछा जाता है क्वेश्चन में अधिकतम इलेक्ट्रॉन संख्या निकालने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ये इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं 2 वोल्टेज 2l+1। ये क्या उपकोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने का। तो देखिए कैसे निकालेंगे, ये मुख्य कक्षा का क्या है n=1, l=1 तो l= इसके लिए 0 होगा, 0 के लिए s होगा, तो s के लिए देखिए कैसे निकालेंगे 2, ये 2, अब l का मान क्या है n के लिए 0 तो यहाँ पे 0, अब ये +1 तो 2 × 1 = 2। ठीक, इसी प्रकार 2 के लिए निकालेंगे, l का मान क्या है इसके लिए 0, 1 यानी कि 1 है, तो p ऑर्बिटल में पड़ेगा, ये p उपकक्ष में पड़ेगा। तो देखिए 2, l का मान जो है इसमें 1 है +1, ये करके हमारा 6 आ गया। यानी कि n के लिए कितना है हमारा अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 है। इस प्रकार n के लिए हमने निकाला, इसमें हमारे 2 है l का मान, तो 2 ये है आपका होता है 2 × 2 + 1, 2 × 5 = 10, यानी कि n के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 10 है। n=4 के लिए 3 पड़ता है l का मान, तो देखिए ये फॉर्मूला में हमने मान रखा तो हमारा 14 आ गया। यानी कि n=4 में हमारे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 14 है बच्चों। ये मैं डिटेल मैंने पहले बता दिया है, इसलिए मैं अभी फटाफट आपको बता रही हूँ। ठीक, तो अब देखिए उपकोष और आकृति, जो S है वो गोलाकार होती है बच्चों, जो P होता है उपकोष उसको डंबल आकृति का होता है, जो D है वो ड्यू डंबल होता है, जो F होता है वो हमारा जटिल आकृति का होता है बच्चों। ठीक, तो बच्चों देखिए अब इसके लिए भी देख लेते हैं। जैसे कि कोष हमारा n=1, 2, 3, 4 हमें पता है, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3, तो इसके लिए l का मान देखिए, अगर हमारी n की वैल्यू 1 है तो l कितना होगा 0 होता है बच्चों, ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक, अगर 0 है, अगर n हमारा 2 है, यदि n हमने कहा 1, n बच्चों ये अभी नहीं देखना आपने। ठीक, ये हमारा 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, यानी कि n=1 तो l का मान क्या होगा इसके लिए 0 होता है।
ठीक। n इक्वल टू 2 है तो l का मान क्या होगा 0 1 होता है। n इक्वल टू 3 होगा तो इसका मान क्या होगा 0 1 2 होगा। n इक्वल टू 4 होगा तो l का मान होगा 0 1 2 3। ठीक, ये पहले भी बता दिया था कि अगर l का मान 0 है तो s, 1 है तो p, 2 है तो d, 3 है तो f। ठीक, तो देखिए इसमें 0 है तो s में आएगा, अगर ये 2 है इसमें 0 1 है तो ये s में, ये p में, ये हमारा 0 1 2 आज का मान है तो ये s p d ये है। अगर 0 1 2 3 है तो उसका मान क्या हो जाएगा बच्चों s p d f। तो इसमें उपकोष देख लेते हैं, क्योंकि ये n इक्वल टू 1 के लिए है तो ये s ब्लॉक में s में आया है, उपकोष में आया है, तो ये क्या हो जाएगा 1s हो जाएगा। n इक्वल टू 2 के लिए है तो ये देखिए n इक्वल टू 2 के लिए है तो क्या हो जाएगा s और p पड़ा है तो 2s और 2p हो जाएगा। n इक्वल टू 3 के लिए देखिए क्या हो जाएगा, इसके लिए इसके आगे आपने 3 लगा देना क्योंकि n इक्वल टू 3 है, 3s 3p 3d। n इक्वल टू 4 है तो spdf कैसे लिखा जाएगा 4s 4p 4d 4f लिखा जाएगा। ठीक, अब उसके बाद आती है हमारी चुंबकीय क्वांटम संख्या, यानी कि हमारा जो क्वांटम संख्या क्या है, हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या करती है, इसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। यह परमाणु में कक्षा के बारे में यानी कि ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ठीक, m का मान क्या होता है l पर निर्भर करता है बच्चों, तो m का मान -l से 0 और से +l तक हो सकता है। यदि देखिए जैसे यदि l इक्वल टू 2 है तो m का मान कैसे लिखेंगे -2 -1 0 +1 +2, ये इसके हिसाब से। ठीक, तो s उपकोष में कितने एक कक्षक होता है, क्या होता है एक कक्षक होता है बच्चों, ये पहले मैंने आपको डिटेल बता दिया है। p उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, px py pz। ठीक, p उपकोष में हमारे 5 कक्षक होते हैं और हमारे f उपकोष में हमारे कितने होते हैं 7 कक्षक होते हैं। ठीक, तो m हमारे क्या करता है परमाणु में कक्षकों की जानकारी बताता है। तो देख लीजिए एक यहाँ पे समझाते हैं, जैसे l इक्वल टू 0 1 2 3 है बच्चों। ठीक, तो जो m का मान है वो हमारे किस पे डिपेंड करता है l पे डिपेंड करता है। तो हमको पता है l के लिए 0 के लिए s, 1 के लिए p, 2 के लिए d, 3 के लिए f है, तो m का मान क्या होगा 0 के लिए 0 और m का 1 के लिए -1 0 1, 2 के लिए -2 -1 0 1 2, 3 के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। अब देखिए इसमें जो ऑर्बिटल क्या होगा, एक s उपकोष कितना ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल होगा। इसमें देखिए 3, इसमें हमारे कक्षों की संख्या 3 है और इसमें हमारे 5 कक्षों की संख्या 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 होगा, एक ज्यादा बन गया, ये नहीं होगा इसमें। ठीक है, 1 2 3 4 5, क्यों 1 2 3 4 5। ठीक, इसके लिए 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, याला नहीं याला को। ठीक है, तो यानी कि ये क्या है इसमें कक्षों की संख्या बताता है। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, n इक्वल टू 4 के लिए l व m के मान ज्ञात करने हैं। तो n इक्वल टू 4 है तो l का मान क्या होगा 4 के लिए 0 1 2 3, एक कम होता है हमेशा, तो m का 0 के लिए m का जो है l का मान अगर 0 है तो m का 0 होगा, 1 का माइनस l का मान 1 है तो m का मान कितना होगा -1 0 1, l का अगर 2 है तो -2 -1 0 1 2, l के 3 के लिए -3 -2 -1 0 1 2 3। ठीक, अब देखिए 0 के लिए 4s, एक 4 क्यों s लिखा, क्योंकि 4 है, n इक्वल टू 4 है, ये किसके लिए पड़ा, ये s के लिए है, इसलिए हमने क्या कर दिया 4s। अब ये देखिए ये किस में है पड़ता है हमारा, ये s में पड़ता है, ये p में पड़ता है, ये d में पड़ता है और ये f में पड़ता है। ठीक, अब ये किस में पड़ रहा है हमारा p में, यानी कि p में हमारे कितने हैं 3 होंगे, 1 2 3 1 2 3। d के लिए हमारे 1 2 3 4 5 होंगे, 4d के लिए 4 क्यों लिखा, क्योंकि 4 है इसलिए हमने 4d लिख दिया। ठीक, 1 2, अब f के लिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, तो यानी कि 4f ये हो गया बच्चों। ठीक है, तो बच्चों ये जो न्यूमेरिक ये चीज है ये मैंने आपको अभी बोर्ड में सिखा दिया था, तो इसके नोट्स मैंने देखिए ऐसे बनाए हैं, देख लीजिए। n इक्वल टू 3 के लिए उपकक्ष व कक्षा का मान ज्ञात करना है ना। ये देखिए n इक्वल टू 3 है तो l का ऐसा लिखा है, ये ऐसा है, ये ना बच्चों ये मैंने आपको एक बार देख लीजिए, इसमें ये मैंने आपको सब बोर्ड में दिखा दिया बच्चों। ठीक है, ये इसका वीडियो देख लीजिए, आप नोट्स बना लेंगे आराम से, बनाने में आपको सुविधा होगी।
तो बच्चों ये हमारी चक्रण क्वांटम संख्या, चौथी चक्रण क्वांटम संख्या ना, तो इसे हमें ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। चक्रण क्वांटम संख्या का मान s=+ ½ या -½ होता है। यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण को ऐसे ऊपर एक नीचे, ये जो है +½ को, ये -½ को बताता है यानी दर्शाता है, चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। ठीक, दक्षिणावर्त वामावर्त, दक्षिणावर्त के लिए जो क्लॉकवाइज घूमता है ऐसे, ये सब पहले बताया, जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है ये ऐसे, उसके लिए +½ इसके लिए -½ ठीक। तो ये सारी वैल्यूज बच्चों मैंने आपको अभी बोर्ड में समझा दी है। n=1 है तो उसके लिए L, M व S का मान कैसे निकलेगा ये बता दिया है। n=2 के लिए M, L, S ज्ञात करना है तो ये भी मैंने आपको समझा दिया है। n=3 के लिए L, M व S ज्ञात करो तो ये भी मैंने आपको अभी बोर्ड में सब समझा दिया बच्चों। ये मेरे नोट्स हैं, इसे आपने नोट्स बना सकते हैं अच्छे से। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था ये, हमने n=3 में कितने उपकोष व कक्षक बताना था, यानी L व M बताना था। ये भी मैंने आपको बोर्ड में सिखा दिया था बच्चों, देख लीजिए आराम से। तो इससे आप अपने नोट्स तैयार करेंगे बच्चों, ठीक है ना। N, L, M इसको इस प्रकार से करेंगे आप लोग। ठीक, दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन n=2 में कक्षक की संख्या बतानी है। ठीक, तो कक्षक की संख्या एक ऐसे बताया था मैंने, और दूसरा मैंने एक शॉर्ट मेथड मैंने ऐसा बताया था बच्चों। ठीक, तो उसके बाद था हमारा n+L रूल। ठीक, n+L रूल क्या था, किसी उपकोष या उपकक्षा के लिए यदि n+L का मान कम है तो उसकी ऊर्जा भी कम होगी। L=0, 1, 2, 3 SPDF। तो ये मैंने आपको पूरा ही बोर्ड में बच्चों अच्छे से सिखा दिया था, आप देख लीजिए और अपने नोट्स तैयार कर लीजिए इससे। तो बच्चों अब देखिए जो क्वांटम संख्याएं हैं, 4 क्वांटम संख्याओं के बाद पाउली अपवर्जन नियम भी समझना, इसको समझाते क्योंकि ये भी इसी पे ही आपका आधारित है, इसलिए इस पॉइंट को भी मैं इसी के साथ खत्म कर रही हूँ। तो पाउलीज अपवर्जन नियम, तो इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता। पाउली अपवर्जन नियम कहलाता है। पाउली अपवर्जन का नियम कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, कोई भी किसी भी परमाणु में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्या यानी कि N, L, M और S का मान समान नहीं हो सकता है। यदि अगर एक परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए N, L व M का मान समान है तो S का मान क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा। यही हमारे पाउली अपवर्जन का नियम कहता है कि किसी परमाणु में उपस्थित किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। ठीक, पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। यदि N, L, M का मान समान है तो S का मान सदैव भिन्न होगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं बच्चों। जैसे कि हमारा n=1, तो n=1 है तो L का मान हमको पता है 0, इसके लिए M का मान, इसके लिए M का 0। तो इसमें देखिए S और इसमें उपकोष में कितना होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू हमको पता है, इसके लिए +½ और इसके लिए -½ ठीक। एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मान क्या हो रहा है, 1, L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू 0, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए S की वैल्यू क्या हो रही है, +½ और दूसरे के लिए 1, 0, 0 और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ देखो यहाँ पे आके क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है। एक इलेक्ट्रॉन के लिए +½ तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए -½ यानी कि तीनों क्वांटम संख्याएं अगर बराबर हैं तो चौथी हमारी स्पिन क्वांटम संख्या का क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए। तो यही हमारे पाउली अपवर्जन का नियम है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, n=2, तो n=2 तो L की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए 0, 1 होगी। तो M की वैल्यू 0 के लिए 0 और 1 के लिए -1, 0 +1 ठीक। तो इसमें हमारे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, आपको पता है इस ऑर्बिटल में। तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस और इस इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस ठीक। तो देखिए, और वैसे इसके लिए देखिए, इसके लिए हमारा जो है +-½
प्लस माइनस हाफ प्लस हाफ माइनस। बच्चों ये मैंने इसको ऐसे लिखो या आप इसको प्लस हाफ या माइनस हाफ लिखो, बात एक ही है बच्चों, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस हाफ यहाँ पे चेंज हो जा रही है, ठीक है। जैसे अब n=3 है, n=3, ठीक। तो L का मान देखिए 0 1 2 होगा n=3 के लिए, तो m का 0 जो L=0 के लिए 0, 1 का -1 0 +1, 2 के लिए -2 -1 0 +1 और +2 होगा, ठीक। अब इसके लिए देखो स्पिन क्वांटम संख्या एक इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 3 जो है n=3 L 0 और m तीनों समान भी हैं, तो S एक इलेक्ट्रॉन के लिए प्लस आएगा और दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस। तो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनों के लिए क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है क्वांटम संख्या। वैसे इसके लिए देखो प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ प्लस माइनस हाफ, ठीक। तो यानी कि स्पिन क्वांटम संख्या क्या कर रही है, यहीं पे ही 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या का सेम है, तो स्पिन क्वांटम संख्या का मान क्या हो रहा है, अलग हो जा रहा है। यही हमारे पाउली अपवर्जन का नियम है, ठीक बच्चों। अब इसके आगे जो आगे नियम है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका हुंड का नियम और अभाव का नियम वीडियो इसके सेकंड में देखेंगे बच्चों। तो अब यहीं पे खत्म करते हैं आपका पाउली अपवर्जन का नियम।